बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लिपिड्स पाथवे की बात करेंगे कि किस तरह लिपिड्स हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती हैं। लिपिड्स ट्रांसपोर्ट की बात करें तो इससे पहले हमें लिपिड्स की इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ लेना चाहिए कि लिपिड्स हमारी बॉडी में ज़रूरी क्यों होती हैं। ठीक है, सबसे पहले जो है ना, हमारी बॉडी में हमें पता है कि हमारी बॉडी में हमें फंक्शनिंग परफॉर्म करने के लिए, किसी किस्म की एक्टिविटी करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, वर्क करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी हमें पता है कि एनर्जी, हमारे पास एनर्जी करेंसी एटीपी है, और एटीपी के लिए हमारे पास जो है ना, एटीपी किससे बनते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह से बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो है ना, क्रैब साइकिल्स होता है। क्रैब साइकिल के बाद जो है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पास NADPH और FADH2 जाते हैं, वो एटीपी बनाते हैं, वो फिर हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी। तो 40% जो हमारी एनर्जी है ना, वो फ्री फैटी एसिड से बनती है। ठीक है, वो फ्री फैटी एसिड जो है ना, बीटा ऑक्सीडेशन करते हैं, और बीटा ऑक्सीडेशन के बाद डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी बनाते हैं। तो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं बनती, तो बल्कि जो है ना, जो लिपिड्स होती हैं और फैटी एसिड्स होते हैं, ये भी हमारी बॉडी में 40% एनर्जी है, ये बना रहे होते हैं। उसके अलावा हमें पता है कि हम जितनी भी खुराक खाते हैं, उस खुराक को डाइजेस्ट करने में हमारे जो बाइल साल्ट्स हैं, उनका जो है ना, बाइल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वो जो बाइल होता है, वो भी जो है ना, तकरीबन ये लिपिड्स वाली जो खुराकें होती हैं, इन्हीं से बनता है। उसके अलावा हमारी बॉडी में डिफरेंट सेक्स हार्मोन्स बनते हैं। टेस्टोस्टेरॉन बनता है, एस्ट्रोजन, प्रोगेस्टेरॉन फीमेल्स में। ठीक है, अब ये सारे जो हार्मोन्स हैं, ये भी जो है ना, सेक्स हार्मोन जिनको कहा जाता है, अब ये हार्मोन भी जो है ना, ये कोलेस्ट्रॉल वगैरह इन चीज़ों से बनते हैं। उसके अलावा हमारी बॉडी में जो है ना, तकरीबन 10 मिलियंस टू 20 मिलियंस रेड ब्लड सेल्स डेली मरते हैं। उसके अलावा जो स्किन सेल्स है, हर जो है ना, 5-6 मिनट बाद, 10 मिनट बाद 10, 15, 20 लाख, 30 लाख स्किन सेल्स मर जाते हैं। अब वो जो स्किन सेल्स मरते हैं और जो रेड ब्लड सेल्स मरते हैं, उसके बाद वो नए सेल्स भी बनते हैं। अब जो नए सेल्स बनते हैं, हमें पता है सेल्स के इर्द गिर्द मेम्ब्रेन होती है। अब वो जो मेम्ब्रेन होती है, हमें पता है वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की होती है, और लिपिड बाय लेयर होती है। अब लिपिड बाय लेयर है, वो भी लिपिड्स के लिए बनती है। अगर लिपिड्स हमारी बॉडी में जाएंगी, तब भी जो है ना, वो ये फंक्शंस परफॉर्म कर पाएंगे। उसके अलावा हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के रिसेप्टर्स होते हैं, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स, वो भी तकरीबन लिपिड से ही मिल के बने होते हैं। तो लिपिड्स की हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ये एनर्जी भी प्रोवाइड करती है, रिसेप्टर्स का काम भी करती है। उसके अलावा जो है ना, सेक्स हार्मोन्स भी बनाती है। उसके अलावा जो है ना, सेल मेम्ब्रेन बनाने में मदद करती है। तो हमारी बॉडी में लिपिड्स जो है ना, बहुत सख्त इंपॉर्टेंस है, और ये बहुत सख्त ज़रूरी है। अब लिपिड्स के सोर्सेज कौन से होते हैं? हमें पता है जितनी भी जो चिकनाई वाली चीज़ें होती हैं, जैसे बटर हो गया, घी हो गया, चीज़ हो गया, ठीक है, इन सारी चीज़ों में जो है ना, ऑयल हो गया, इन सारी चीज़ों में जो है ना, लिपिड्स होता है। अब लिपिड्स जो हमारी बॉडी में होता है ना, अब देखें लिपिड्स, एक तो लिपिड्स वो होता है जो हम खाने में खाते हैं। हमने कोई पराठा खाया, या जो है ना, चीज़ खाई, ठीक है, पिज़्ज़ा खाया, तो इन सारी चीज़ों में तकरीबन लिपिड्स होती है। अब वो लिपिड्स हमारी बॉडी में जब जाएंगी ना, अब बाकी हमारी बॉडी में तकरीबन, हम जब खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी में तकरीबन 5 जो मेन न्यूट्रिएंट्स हैं वो जाते हैं। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, उसके बाद लिपिड्स जाती हैं, उसके बाद विटामिन्स, और उसके बाद मिनरल्स। ये 5 चीज़ें जो है ना, हमारी बॉडी के अंदर जाती हैं। तो इसमें से तकरीबन जो 2 चीज़ें हैं, लिपिड्स और विटामिन्स में जो है ना, फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं। उसमें जो फैट सोल्यूबल विटामिन्स है, विटामिन A, D, E, N, K, लिपिड्स और विटामिन A, D, E, N, K, इनका तकरीबन अलग पाथवे होता है। बाकी जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, और प्रोटीन्स वगैरह होती हैं, ये क्या करते हैं? ये हमारे ओरल कैविटी के थ्रू जाते हैं। ओरल कैविटी फिर इसोफेगस के थ्रू स्टमक में, स्टमक से जो है ना, गैस्ट्रिक जूस के ज़रिए डाइजेस्ट होते हैं। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में ये फर्दर डाइजेस्ट होते हैं, और उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन से जो है ना, ये ब्लड वेसल्स में, ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और ब्लड से फिर जो है ना, लिवर के थ्रू पूरी बॉडी में जो है ना, मतलब या ट्रांसपोर्ट होते हैं, या जो एक्स्ट्रा होते हैं ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर वगैरह होना होता है, तो वो स्टोर हो जाते हैं। तो इन 4 चीज़ों का जो मेन कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, और विटामिन जो वाटर सोल्यूबल है, और मिनरल्स है, इन 4 का ये वाला पाथवे होता है। लेकिन जो लिपिड्स होती है ना, लिपिड्स का ये वाला पाथवे नहीं होता। उसकी वजह यह है कि जो लिपिड्स होती है ना, लिपिड्स तो वाटर में सोल्यूबल ही नहीं है। ठीक है, लिपिड्स जो है ना, हमारे पास ये वाटर में सोल्यूबल नहीं होती। तो ये अगर ये ब्लड में चली जाए डायरेक्ट, तो अगर स्मॉल इंटेस्टाइन से ये ब्लड में डायरेक्ट नहीं जा सकती। अगर चली जाए, एक तो ये वाटर में सोल्यूबल नहीं होंगी। दूसरी वजह यह है कि जो फैट सोल्यूबल जो लिपिड्स है, अगर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएँ, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी फ्लूइड है, वहाँ पे भी ये जो है ना, सोल्यूबल नहीं होती। अगर सोल्यूबल नहीं होंगी तो ये डाइजेस्ट नहीं होती। डाइजेस्ट नहीं होंगी तो जो एंटेरोसाइट्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के सेल, वो बेचारे इतने छोटे होते हैं कि उसमें ये अब्जॉर्ब ही नहीं हो सकती। उसमें तब ये अब्जॉर्ब होंगी जो लिपिड्स होती है, तकरीबन ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में होती है। जब तक ये फ्री फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड की फॉर्म में नहीं टूटते, तब तक ये जो है ना, एंटेरोसाइट्स में अब्जॉर्ब नहीं हो सकते। तो सबसे पहले इन्हें एंटेरोसाइट में अब्जॉर्ब होने के लिए फ्री फैटी एसिड्स में टूटना पड़ता है। उसके लिए इन्हें जो है ना, ब्लड में या जो फ्लूइड होता है एंटेरोसाइट्स में, उनमें अब्जॉर्ब होना चाहिए। उनमें अब्जॉर्ब, अभी अब्जॉर्ब तो होते ही नहीं है। अब वो कैसे अब्जॉर्ब होते हैं, वो अभी हम देखेंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद इसको ब्लड में अगर डायरेक्ट, ये ब्लड में जो है ना, डायरेक्टली अब्जॉर्ब नहीं हो सकता। अगर ब्लड में डायरेक्टली अब्जॉर्ब हो जाता तो जो ब्लड की वेसल्स है उसके साथ चिपक जाता।
ठीक है, यही ब्लड जो है ना हमारे हार्ट के पास जाता है, ब्रेन के पास जाता है, तो ये ब्लड की वेसल्स के साथ चिपका रहता है और हार्ट अटैक, क्रोनरी आर्टरी के जो डिजीज़ होते हैं, हार्ट अटैक या जो है ना मतलब जो ब्रेन हेमरेज वगैरह होते हैं वो करवाने में जो है ना मदद देता है। उसके अलावा ब्लड प्रेशर हाई करवा देता, एक्सेट्रा जो भी इसके डिसएडवांटेज है। अब मसला हमारे पास ये होता है कि जो लिपिड्स होती है ना, एक लिपिड्स तो वो होती है जो हम खुराक के ज़रिए खाते हैं और वो हमारी बॉडी में जाती है, दूसरी लिपिड्स वो होती है कि हमारी बॉडी जो है ना उसे खुद भी तैयार करती है। मिसाल के तौर पे कोलेस्ट्रॉल है, हम खाते भी हैं, खाने में भी कोलेस्ट्रॉल खाते हैं और हमारी बॉडी खुद भी कोलेस्ट्रॉल तैयार करती है। डिफरेंट टाइप्स के जो है ना लिपिड्स हैं, लिपिड्स जो है ना हमारी बॉडी में तकरीबन ट्राइग्लिसराइड्स हैं, वो भी जो है ना हमारी जो बॉडी है हम बाहर से भी लेते हैं और हमारी बॉडी से खुद भी तैयार करते हैं, लिवर से खुद तैयार करता है। अब ऐसी चीज़ें, अब जो खुराक हम बाहर से ले रहे होते हैं खाने के साथ, ठीक है ना, उसमें जो लिपिड्स होती हैं उसका पाथवे अलग होता है, उसको हमारी बॉडी अलग डिफरेंट तरीके से ट्रांसपोर्ट करवाती है और जो हमारी बॉडी खुद बनाती है उसको अलग तरीके से जो है ना हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कराती है और फिर उससे जो पर्पसेस हासिल करने होते हैं, एनर्जी हासिल करनी है या जो है ना सेक्स हार्मोन्स बनवाना है या जो काम करवाना है वो होता है। अब देखें, जो अब हमारे पास जो लिपिड्स हैं ना इसके दो पाथवे हो गए हैं। एक पाथवे हमारे पास एक्सोजिनस पाथवे होएगा। एक्सोजिनस पाथवे वो पाथवे है जो हम लिपिड्स जो है ना खुराक के ज़रिए लेते हैं, फूड के ज़रिए जो फूड हम इंटेक करते हैं, उस फूड को जब हम इंटेक करते हैं उसमें जो लिपिड्स होती हैं वो लिपिड्स जब हमारी बॉडी में जो है ना सर्कुलेट होती हैं और एनर्जी प्रोवाइड करती हैं, वो पाथवे हमारे पास एक्सोजिनस पाथवे होता है। दूसरा पाथवे हमारे पास होता है एंडोजिनस पाथवे। एंडोजिनस का एक्सो का मतलब होता है बाहर से और एंडो का मतलब होता है इंटरनल। जीनस का मतलब होता है कि बनाना। एंडोजिनस का मतलब है कि इंटरनली जो लिपिड्स या प्रोटीन्स बनती हैं उनको जो ट्रांसपोर्ट कराने का पाथवे है वो हमारे पास एंडोजिनस पाथवे यानी खुद बनती है। ठीक है, अब हम जो है ना देखते हैं किस तरह, पहले हम जो है ना एक्सोजिनस पाथवे पढ़ लेते हैं कि किस तरह जो है ना फूड जो है ना बाहर से जब आती है उसमें लिपिड्स होती है, ठीक है ना, वो किस तरह हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती है। मैंने आपको बताया कि जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, उसका जो है ना इससे रिलेटेड उसका पाथवे अलग है। वो जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन से डायरेक्टली ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो इतने स्मॉल पार्टिकल्स में टूट चुके होते हैं, प्रोटीन्स भी स्मॉल पार्टिकल्स में, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो भी मोनोसेक्राइड्स से ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं, तो वो इतने छोटे होते हैं वो डायरेक्टली ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। लेकिन ये क्या होता है, मैंने आपको बताया कि ये ब्लड में डायरेक्टली एब्जॉर्ब हम नहीं करवा सकते। ब्लड में एब्जॉर्ब कराएंगे तो ये ब्लड के वॉल के साथ चिपक जाएंगे, जो ब्लड वेसल्स होती हैं स्पेसिफिकली कैपिलरीज के साथ, तो ब्लड के फ्लो में प्रॉब्लम होगी, हार्ट अटैक क्रिएट करा सकते हैं, 100 मसले मसाइल हो सकते हैं। दूसरा, ये जो ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है उसमें भी एब्जॉर्ब नहीं हो सके, तो इसके लिए हमें अलहदा जो है ना पाथवे और अलहदा सिस्टम चाहिए होता है। अब मिसाल के तौर पर ये हमारे पास जो है ना एक स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, हमने स्मॉल इंटेस्टाइन को जो है ना इस तरह बनाया है। लेट्स सपोज ये हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमने लिपिड्स, कोई भी हमने फूड पार्टिकल्स इंटेक किया हुआ था, वो स्टमक से जो है ना स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, लिपिड्स जो है ना उसके अंदर जो है ना लिपिड्स मौजूद थी। अब ये जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आया है, इसके अंदर लिपिड्स मौजूद थी, तो ये जो है ना जो पार्टिकल है ये जो है ना स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल के साथ किसी ना किसी जगह पे टकराएगा। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन मिसाल के तौर पे ये हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। अगर मैं स्मॉल इंटेस्टाइन को यू बनाऊँ, अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये पार्टिकल आ गया स्टमक के ज़रिए, तो ये इसकी वॉल के साथ यहाँ पे किसी ना किसी जगह पे टकराएगा। तो अब इनकी वॉल के साथ जो है ना एंटेरिक नर्वस सिस्टम होता है हमारे पास एक, इसकी वॉल के साथ उनकी लाइनिंग की है। तो जिस तरह हमारा नर्वस सिस्टम होता है पूरी स्किन की तरफ, ब्लड के पूरे स्किन की तरफ और मसल्स के ऊपर और हर जगह बोन्स के ऊपर उन जो नर्वस सिस्टम की जो है ना नर्व्स फैली हुई हैं, इसी तरह जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन होती है और जो स्टमक होता है स्पेसिफिकली डाइजेस्टिव सिस्टम, उनके ऊपर एंटेरिक नर्वस सिस्टम की जो है ना जो वेसल्स होती हैं ये हमारे पास जो है ना फैली हुई होती है। तो वो एंटेरिक नर्वस सिस्टम के साथ जैसे ही वो टकराता है, ये जो लिपिड्स का मॉलिक्यूल है, जो भी ट्राइग्लिसराइड्स हों, जो भी कोलेस्ट्रॉल हो, कोलेस्ट्रॉल ईस्टर हो, फास्फोलिपिड्स हो, या जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इसके साथ जब भी टकराते हैं तो यहाँ पे एक स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जिन्हें कोलिसिस्टोकाइनिन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है ना मिसाल के तौर पे मैं इन दो सेल्स को सीसी के कोलिसिस्टोकाइनिन ये सेल्स होते हैं स्पेसिफिकली। अब ये कोलिसिस्टोकाइनिन सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे ये एक्टिवेट होते हैं ये क्या करते हैं, ये केमिकल रिलीज करते हैं। वो केमिकल जो है ना यहाँ से जो है ना लिवर के पास आता है और लिवर के साथ ये हमारे पास गॉल ब्लैडर लगा हुआ है। तो ये गॉल ब्लैडर जो लगा हुआ है, इस गॉल ब्लैडर के इसके पास जो है ना ये मसल्स होते हैं, ये इन मसल सेल्स को एक्टिवेट करा देते हैं। ऐसा हार्मोन्स या केमिकल्स रिलीज करते हैं तो जो क्या करते हैं, जो आके जो है ना गॉल ब्लैडर के ऊपर जो मसल्स होते हैं उनको एक्टिवेट करा देते हैं। अब जब गॉल ब्लैडर के ऊपर मसल एक्टिवेट होंगे, गॉल ब्लैडर क्या करेगा, स्ट्रेच आउट करेगा। तो गॉल ब्लैडर ने जो बाइल जूस बनाया होगा यानी बाइल बनाया होगा, वो आके जो है ना बाइल जो ये पाथ ट्रैक है यानी जो ये जो डक है उसके ज़रिए जो है ना बाइल स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएगा। उसके साथ साथ हमें पता है कि यहाँ पे पैंक्रियाज भी होती है।
पैंक्रियाज क्या करती है, पैंक्रियाटिक जूस बनाती है। वो पैंक्रियाटिक जूस भी जो है ना इसके साथ जो डक्ट होती है इसी के साथ मिल जाती है और फिर जो है ना कॉमन बाइल डक्ट बना के यहाँ पे आ जाती है। तो ये पैंक्रियाटिक जूस भी इधर आ जाता है। दो चीज़ें इधर आ गई हैं, पैंक्रियाटिक जूस भी आ गया और बाइल भी आ गया। बाइल के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, हमें पता है बाइल के अंदर बिलिरुबिन भी होता है, बाइल साल्ट भी होता है और इसके अलावा जो है ना वाटर भी होता है, काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। ठीक है, जो बाइल जो हमारे खुराक को डाइजेस्ट करने के लिए हमें चाहिए वो हमें चाहिए बाइल साल्ट्स। ठीक है, रिलीज़ तो सारा कुछ होता है। ये बाइल साल्ट दो किस्म के होते हैं, कॉलिक एसिड होता है और एक जो है ना हमारे पास डीऑक्सीकोलिक एसिड होता है। ये दो जो है ना हमारे पास जो लिपिड्स को डाइजेस्ट करवाने में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो ये दो होते हैं। तो अब जो बाइल रिलीज़ हुआ यहाँ पे आके बाइल स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, इसी तरह पैंक्रियाज से जो है ना पैंक्रियाटिक डक्ट के ज़रिए पैंक्रियाटिक जूस भी स्मॉल इंटेस्टाइन में आया। अब जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आया ना तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पहले भी काफ़ी सारे एंजाइम हैं। अब ये जो पैंक्रियाटिक जूस होता है ना इसमें एक एंजाइम होता है पैंक्रियाटिक लाइपेज। अब ये पैंक्रियाटिक लाइपेज है, इस चीज़ को मैंने यूँ शो किया हुआ है। अब ये पैंक्रियाटिक लाइपेज जो एंजाइम होता है इसका मेन काम ये होता है कि जो लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स हैं इनको जो है ना इसके लिपिड्स मॉलिक्यूल्स के अंदर जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं उनको फ्री फैटी एसिड्स और मोनोग्लिसराइड्स में तोड़ना। अब जो ये लिपिड्स के मॉलिक्यूल है, मिसाल के तौर पे मैं ये जो लिपिड्स के मॉलिक्यूल है, सबसे पहले काम तो हमारा ये है कि हमने लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स को जो वाटर है या जो फ्लूइड पड़ा हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन में उसे अब्जॉर्ब करवाना है, क्योंकि जब तक वो अब्जॉर्ब नहीं होगा तब तक जो है ना वो इमल्सिफाई नहीं होगा, टूटेगा नहीं। इमल्सिफिकेशन का क्या मतलब है? इमल्सिफिकेशन का ये मतलब कि आपके पास लार्ज फैट ग्लोब्यूल मॉलिक्यूल है, उसको आप छोटे छोटे पीसीज में तोड़ दें। जिस तरह आप गोश्त लेने जाते हैं तो गोश्त का जो है ना पूरी रान होती है, वो आपको पूरी रान उठा के नहीं दे देता, पूरी रान को उठाता है, काटता है, छोटे छोटे पीसीज में काटता है, छोटे छोटे पीसीज आपको देता है जितना आपको चाहिए होता है। तो इसी तरह लार्ज फैट ग्लोब्यूल मॉलिक्यूल है, लार्ज फैट मॉलिक्यूल है, ये ना स्मॉल इंटेस्टाइन के सेल में अब्जॉर्ब हो सकता है, ना ब्लड में, ना जो है ना जो दूसरा पाथवे है उसके जरिए। तो इस फैट मॉलिक्यूल्स को हमने छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना है, इमल्सिफाई करना है, तभी जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब होगा, तभी जाके अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा, एनर्जी या जो भी देना है। तो सबसे पहले इसको स्मॉल इंटेस्टाइन को जो है ना इस जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो फ्लूइड है उसमें लिपिड को अब्जॉर्ब करने के लिए हमें जो चीज़ चाहिए वो बाइल हो गया। बाइल क्या करता है? सबसे पहले जो है ना इस फैट जो लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स हैं इनको जाके ना घेर लेता है। अब ये आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं पूरी गोल बॉल की तरह जो है ना, अब मैं मिसाल के तौर पे आपके पास पानी का टप है या पानी का एक गिलास है आपके पास, ठीक है, इसके अंदर पानी पड़ा हुआ है, या आपके पास एक गिलास है इसके अंदर पानी पड़ा हुआ है। मैं आपको कहूँ कि यार आप जो है ना कोई भी चीज़ मैं आपको दूँ, आपको एक कागज़ दे दूँ या कोई और चीज़ दे दूँ, पानी का सिक्का दे दूँ उठा के, कॉइन दे दूँ, मैं कहूँ कि इसको पानी में डालो और ये गीला भी ना हो। अब आप क्या करेंगे? पानी में इसको डालें और गीला भी ना हो, आप क्या करेंगे? या तो इसके ऊपर कोई शापर चढ़ा दें या इसे किसी बॉक्स में बंद कर दें ताकि बॉक्स खुद तो गीला हो जाए लेकिन ये कॉइन गीला ना हो। तो इसी तरह हमने जो है ना जो लिपिड्स के मॉलिक्यूल है इसको जो है ना ये पैंक्रियाटिक जो यहाँ पे फ्लूइड पड़ा हुआ है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का फ्लूइड पड़ा हुआ है, इंटेस्टाइनल फ्लूइड में इसको अब्जॉर्ब कराना है, लेकिन वो अब्जॉर्ब होता ही नहीं है, यानी वो जो है ना खुद उसमें डिजॉल्व होता नहीं है, गीला नहीं होता है किस्म का। तो हम क्या करेंगे? इसके इर्द गिर्द जो ये बाइल होता है, ये बाइल आके इस फैट्स के मॉलिक्यूल्स के इर्द गिर्द फैल जाता है ऊपर नीचे। अब देखिए मैं बाहर तो नहीं बना सकता ना, 3D इमेज तो नहीं बना सकती ना पीछे की तरफ, इसीलिए मैंने साइडों की तरफ बना दिए, लेकिन ये बॉल की तरह ऊपर नीचे सारी जगह से जो है ना लिपिड्स ने इसको घेरा होता है। ठीक है, अब ये जब लिपिड्स ने इसको घेरा होता है ना तो ये जो फ्लूइड पड़ा होता है यहाँ पे, मिसाल के तौर पे ये हमारे पास फ्लूइड है, तो ये क्या करेगा? लिपिड्स इस फ्लूइड के अंदर जो है ना डिजॉल्व हो जाएगा। जैसे ही लिपिड्स इस फ्लूइड के अंदर डिजॉल्व होता है तो ये पैंक्रियाटिक लाइपेज एंजाइम आता है। पैंक्रियाटिक लाइपेज एंजाइम क्या करता है? इसके अलावा क्या होता है? जैसे ये जो है ना लिपिड्स के अंदर डिजॉल्व हो जाता है तो इसके पास जो है ना एक और रिसेप्टर, एक एंजाइम होता है जिसे जो है ना कोलाइपेज कहते हैं। अब वो कोलाइपेज जो है ना पैंक्रियाटिक लाइपेज आता है, कोलाइपेज के साथ बाइंड करता है और इसके अंदर जितने भी ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, टैग मैं लिख रहा हूँ ट्राइएसिल ग्लिसरॉल, ठीक है, हमें पता है जितने भी फैटी एसिड्स होते हैं ना, एक फैट जितने भी जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं वो एक फ्री फैट 3 फैटी एसिड की चेन होती है और एक जो है ना ग्लिसरॉल होता है उनके साथ, ये जो है ना ट्राइग्लिसराइड्स हमारे पास बनता है। तो ये क्या करता है पैंक्रियाटिक लाइपेज? इसमें से जो 2 फ्री फैटी एसिड्स की चेन है 2 वो तोड़ देगा। अब क्या बनता है? अब मोनोअसील ग्लिसरॉल बन जाता है, ठीक है ना, क्या नहीं ये, यानी एक जो है ना ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल और एक फ्री फैटी एसिड का मॉलिक्यूल, और साथ में जो 2 फ्री फैटी एसिड्स के मॉलिक्यूल है वो उसी तरह फ्री हो जाते हैं। इसके अलावा जितने जो इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल होते हैं या जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको जो है ना ये मतलब अलहदा कर देता है, ठीक है ना, ये तोड़ फोड़ का शिकार कर देता है और जितना भी जो है ना ये इनको तोड़ सकता है, डाइजेस्ट कर सकता है, स्मॉल कर सकता है, ताकि जो है ना ये स्मॉल इंटेस्टाइन के जो सेल है एंटेरोसाइट उसके अंदर ये अब्जॉर्ब हो सके।
अब उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही ये पैंक्रियाटिक लाइपेज ने इनको तोड़ दिया, अब ये क्या बन गए, अब जो है ना ये छोटे छोटे मोनोसिलील ग्लिसरॉल बन गए, ठीक है ना, और इसके अलावा फ्री फैटी एसिड्स बन गए। और ये सारी चीज़ें जो है ना, एक जो बाइल, ये देखें, ये हमारे पास जो है ना ये बाइल की मेम्ब्रेन है, ये बाइल जूस है, यानी बाइल जो साल्ट है, इन्होंने जो है ना इन सारी चीज़ों को घेरा हुआ है। ट्राई का मतलब यहाँ पे जो है ना ये फ्री फैटी एसिड्स है, मैं इनको यूँ बना देता हूँ कि अब जो है ना इसके अंदर फ्री फैटी एसिड्स की चेन है, यूँ 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 फ्री फैटी एसिड्स है काफ़ी सारी। इसके अलावा ग्लिसरॉल के मालिक्यूल है, मोनोसिलील ग्लिसरॉल है, काफ़ी सारे पड़े हुए हैं, जितने हज़ारों लाखों की तादाद में होंगे। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल ईस्टर है। इसके अलावा क्या होगा, वाइटामिन ए, डी, ई, एन, के, जो हमारे जो है ना ब्लड के अंदर डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं हो सकते, वो सारी चीज़ें जो है ना बाइल जूस उनको घेर लेता है, बाइल साल्ट जो स्पेसिफिकली इनको उन सारों को घेर लेता है। ये बिल्कुल ऐसा ही सिस्टम है जिस तरह जो है ना हम हज करने जाते हैं, तो हज वालों के लिए क्या होता है, एक स्पेसिफिक जहाज़ होता है अलग, उस जहाज़ के अंदर सारे के सारे जो है ना हाजी इकराम बैठे होते हैं और कोई बंदा भी साथ नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा जैसे ही वो जो है ना मक्का जाते हैं, एयरपोर्ट पे उतरते हैं, एयरपोर्ट के बाद एक स्पेसिफिक बस आती है, वो सारे के सारे उन बसों में बैठते हैं, स्पेसिफिक उनकी बसें होती हैं जो उनको मक्का हरम शरीफ लेके जाती है, ठीक है। अब वो ये नहीं होता कि एक बंदा किसी दूसरे बस में जा रहा हो, दूसरा बंदा किसी और बस में जा रहा हो, फलाना किसी और बस में, एक ही सारे जो एक जैसे लोग होते हैं जिन्होंने एक ही डेस्टिनेशन पे जाना है, उन सारों को जो है ना एक ही चीज़ लेके जाती है। तो इसी तरह हमारे पास जो ट्राई मोनोसिल ग्लिसरॉल है, ठीक है ना, फ्री फैटी एसिड्स हैं, कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल ईस्टर है, फास्फोलिपिड्स है, इन सारों ने क्या करना है, ये सारे ब्लड में अब्जॉर्ब हो नहीं सकते, इन सारों की एक ही डेस्टिनेशन है, इन्होंने जाना है यहाँ पे। अब ये क्या करेगा, तो बाइल साल्ट जिसने जाना होता है ना, उनके लिए एक स्पेसिफिक एक किस्म की बस टाइप की इसने बाइल साल्ट ने तैयार कर ली है। तो सारों को जो है ना बाइल जूस ने घेर लिया। अब उन सारों को मतलब पूरी एक बॉल टाइप की बना ली, उसके अंदर सारी ये चीज़ें जो है ना डाल दिया, मोनोसिल ग्लिसरॉल और ट्राइग्लिसराइल, फास्फोलिपिड्स, विटामिन ए, डी, एन, के। अब जैसे ये चीज़ें डाल दी हैं, अब ये जो मालिक्यूल बन गया ना, इस मालिक्यूल को हम नाम देते हैं मिज़ल, इसको मिज़ली भी बोलते हैं और मिज़ल भी बोलते हैं, ठीक है, मिज़ली बन गया। नॉर्मली तो मैंने जो है ना इसको जो यहाँ पे मैंने ये मॉलिक्यूल है, लिपिड्स का मॉलिक्यूल है, इससे मिज़ल्स को बड़ा करके दिखाया, लेकिन ये जो मिज़ल होता है ये तकरीबन 500 से 600 टाइम्स जो है ना ये जो लिपिड्स का मॉलिक्यूल होता है इससे छोटा होता है, यानी बिल्कुल छोटा मॉलिक्यूल बना दिया जिसमें फ्री फैटी एसिड्स हैं और जो है ना मोनोसिल ग्लिसरॉल है और ये सारी चीज़ें हैं। अब ये क्या होगा, ये जो है ना एक स्मॉल इंटेस्टाइन मैंने ये बनाया हुआ है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो है ना ये मॉलिक्यूल अब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के हमें अंदर पता है माइक्रोविलाई होती हैं, अब माइक्रोविलाई के अंदर जो है ना ये अब्जॉर्ब होकर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चला गया। अब जैसे ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर गया है ना, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जैसे ही जाता है तो यहाँ पे हमें पता है न्यूक्लियस होता है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है तो हर सेल के पास न्यूक्लियस होता है। अब जैसे ही ये लिपिड का मॉलिक्यूल यहाँ पे टकराया होता है ना, तो ये एंटेरिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ होता है, जिसने जो है ना यहाँ पे मैसेज भेजा होता है कि बाइल साल्ट और बाइल जूस रिलीज करें, ठीक है ना। तो साथ ही जो है ना एक मैसेज जो स्मॉल इंटेस्टाइन के सेल्स हैं एंटेरोसाइटिन के पास भी चला जाता है। तो इसके जो न्यूक्लियस होते हैं ये स्पेसिफिक मैसेंजर आरएनए तैयार करते हैं। वो मैसेंजर आरएनए आके क्या करता है, आपको पता है मैसेंजर आरएनए क्या करता है, यहाँ पे प्रोटीन्स बनवाने में अहम किरदार अदा करता है। तो वो एक खास किस्म की प्रोटीन बनवाते हैं जिस प्रोटीन का नाम होता है ApoB48। ApoB48 ये खास तौर पे याद रखना है कि लिपिड्स हमारी बॉडी में तब तक ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकती जब तक उनके साथ प्रोटीन्स ना मिल जाए, और जो प्रोटीन लिपिड्स को ट्रांसपोर्ट करवाने में मदद देती हैं उसको कहते हैं एपोलिपोप्रोटीन्स या ApoB48 उसका स्पेसिफिक नाम है, ठीक है। ये पूरी फैमिली है, ApoB48, ApoB100, ApoC1, ApoC2, ये सारी पूरी की पूरी फैमिली है इनकी, पूरी बहुत बड़ी प्रोटीन्स, बहुत ज़्यादा बड़ी फैमिली है इनकी प्रोटीन्स की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना एक प्रोटीन्स बनाता है, ठीक है, जैसे प्रोटीन्स बनती है राइबोसोम्स और वगैरह वगैरह, यहाँ पे राइबोसोम्स होते हैं, मैग्नीशियम आयंस आते हैं, फिर ठीक है स्मॉल पहले सब यूनिट, बड़ा सब यूनिट, जो प्रोटीन्स ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन वाला सिस्टम होता है, उसके बाद एक प्रोटीन्स बनती है जिन्हें ApoB48 कहते हैं। और इसके अलावा जो ये मिजल्स होती हैं, ये मिजल क्या करती हैं, ये जाती है, ये रफ ER है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मिजल्स क्या करती हैं, यहाँ से मिजल जाती हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, ये SER है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर देगा, ठीक है, जैसे ये इसके पास जाएंगी तो ये जो फ्री फैटी एसिड्स होता है और मोनोसिल ग्लिसरॉल होता है, ये इनको दोबारा पैक करके ट्राइसिल ग्लिसरॉल में बाइंड कर देगा। उसकी वजह यह है कि इत्तेफाक में बरकत है, साफ बात है। अगर मोनोसिल ग्लिसरॉल होंगी, अगर ये अलग-अलग रहेंगी तो कुछ इधर चली जाएंगी, कुछ इधर चली जाएगी, किसी को कुछ ले लेगा, कोई सेल्स के अंदर अब्जॉर्ब हो जाएंगी, कुछ भी ये कर सकती हैं। तो इनको ट्राइसिल ग्लिसरॉल की फॉर्म में जो है ना, अब कुछ बच्चे सवाल ये पूछते हैं कि यहाँ पे जो है ना ट्राइसिल ग्लिसरॉल तो पहले से ही थी, यहाँ पे आपने इनको तोड़ दिया मोनोसिल ग्लिसरॉल और फ्री फैटी एसिड में, और एंटेरोसाइड में जाने के बाद दोबारा उन्हें जोड़ दिया, इसका क्या मकसद हुआ? उसका मकसद ये है कि जो ट्राइसिल ग्लिसरॉल है ना, अगर ये टैग की फॉर्म में यहाँ पे रहती तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में सेल्स में जा नहीं सकती थी, एंटेरोसाइड्स में। अगर ये एंटेरोसाइड्स में जाती नहीं तो ये जो है ना जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसके अंदर किस तरह ये अब्जॉर्ब होती,
तो इसीलिए हमने यहाँ पे इसको लेके जाने के लिए हमने पहले इसको तोड़ने के लिए हमने पैंक्रियाटिक लाइपेज एंजाइम्स को यूज़ किया। अब वो जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर गए तो स्मॉल इंटेस्टाइन के जो एंटेरोसाइट्स हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के सेल्स को एंटेरोसाइट्स कहते हैं। अब वो जो एंटेरोसाइट्स के अंदर गए तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर गए, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने इन्हें पैक किया, यानी फ्री फैटी एसिड मोनोग्लिसरॉल को जोड़ के टैग बनाया, और उसके अलावा जो जितने भी कोलेस्ट्रॉल थे और वगैरह वगैरह इन सारों को जोड़ दिया। ठीक है, अब इन सारों को जोड़ के अब जितने, और इनके साथ जो है ना ये जो ApoB48 प्रोटीन्स थी वो भी सारी आ गई। अब क्या हुआ, अब जो ये है, अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन से बाकी जो चीज़ें होती हैं यहाँ पे, जो ये जो एंटेरोसाइड है यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट भी अब्जॉर्ब होती है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल भी, प्रोटीन भी, ठीक है, और उसके अलावा मिनरल्स भी अब्जॉर्ब होती हैं। तो यहाँ पे ब्लड वेसल्स होती हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, जो बाकी चीज़ें होती हैं वो तो ड्रग यहाँ पे ब्लड वेसल्स में अब्जॉर्ब हो जाती हैं, लेकिन जो ये लिपिड्स वाली चीज़ें होती हैं ये ब्लड में डायरेक्टली अब्जॉर्ब नहीं हो सकती, हमें पता है। अब ये क्या करेंगे, तो ये जाती हैं लिम्फेटिक सिस्टम के ज़रिए अब्जॉर्ब। हमें पता है जो लिम्फ जो सेल्स होते हैं विलाय, जो नर्वस सिस्टम जो विलाय जा रही होती है, विलाय के अंदर जो है ना लेक्टील्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम होती है। वो लेक्टील्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम क्या करती है, तो ये जो है ना लेक्टील ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम हमें पता है जो लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स हैं उनको अब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये जो मैंने ग्रीन कलर का बनाया ये हमारे पास लेक्टील है लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर, ठीक है, विलाय के अंदर जो है ना एक लेक्टील होती है वो है। अब ये क्या हुआ, जो एंटेरोसाइट्स ने क्या किया, एंटेरोसाइट्स ने जो टैग के मॉलिक्यूल थे यानी ट्राइसिलग्लिसरॉल, फास्फोलिपिड्स के मॉलिक्यूल्स थे, और इसके अलावा जो जितने भी मतलब विटामिन A, D, E and K थे, इन सारों को दोबारा पैक किया, और इसके साथ जो है ना ये जो ApoB48 प्रोटीन्स थी उसको जोड़ दिया। अब उसको जोड़ने के बाद इन्होंने उसको डाल दिया लिम्फेटिक सिस्टम में। अब जब इन्होंने ये नया जो मॉलिक्यूल बना है ना, जिसमें ApoB48 का प्रोटीन्स का मॉलिक्यूल उनके साथ जुड़ गया, इसको अब हम कहते हैं काइलोमाइक्रोन्स। देखिए, सबसे पहले हमारे पास लिपिड्स था, लिपिड से हमारे पास मिजली बनी, मिजली के बाद मिजली के एंटेरोसाइट में एंटेरोसाइट्स ने काइलोमाइक्रोन बनाया। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, काइलोमाइक्रोन। अब काइलोमाइक्रोन के अंदर क्या है, ट्राइसिलग्लिसरॉल है, CH का मतलब है कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है, इसके अलावा V का मतलब है विटामिन A, D, E and K है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर जो है ना, और ये जो है ना ये जो ब्लैक कलर का है ये उसी तरह जो है ना बाइल जूस है, बाइल साल्ट है, इन्होंने इसको जो है ना घेरा हुआ है, गोल बॉल तरह की बनाई हुई है इन्होंने। साथ में ApoB48 है। ApoB48 का क्या काम होता है, ApoB48 जो है ना इनको जो है ना डिफरेंट चीज़ों के पास लेके जाएगा। मिसाल के तौर पे लिपिड्स ने हमारे मसल्स के पास जाना है, तो मसल्स के पास तभी वो जाएगा जब तक ApoB48 का एंजाइम्स, जब तक ये ApoB48 प्रोटीन्स नहीं होगा। दूसरा ये है कि जब तक प्रोटीन साथ नहीं होगी तो लिपिड्स ट्रांसपोर्ट भी नहीं हो सकती। तो ये जो प्रोटीन्स है इसके साथ होना बहुत सा ज़रूरी है। फिर अब ये चली गया लिम्फेटिक सिस्टम में। अब लिम्फेटिक सिस्टम में गई, हमें पता है कि लिम्फ अब ये लेक्टील क्या करेगी, लिम्फ कैपिलरीज में जाएगी, फिर लिम्फ वेन्स में जाएगी। अब वो जो लिम्फ वेन्स होती है वो जाते जाते जो हमारे यहाँ पे नेक के पास सब क्लेविन वेन होती है, अब उसके अंदर जो है ना मटीरियल्स को जो है ना डाल देते हैं। अब जितने भी चीज़ें होती हैं अब लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर जो ये अब यहाँ से ये टैग जो काइलोमाइक्रोन गया, अब इस काइलोमाइक्रोन को ना नेसेंट काइलोमाइक्रोन कहते हैं, यानी जो है ना मासूम सा, नेसेंट कहते हैं मासूम को, मासूम है, अभी जो है ना इसने मतलब कोई तकलीफ बर्दाश्त नहीं की, अभी ये पैदा हुआ है, यहाँ से जो है ना अब यहाँ से अभी बना है और अभी बन के जो है ना ये लिम्फेटिक सिस्टम में आया है। तो लिम्फेटिक सिस्टम इसे क्या करेगी, ये सब क्लेविन वेन के अंदर डाल दिया, सब क्लेविन वेन क्या करेगी, अब ये ब्लड के अंदर चला गया। अब ब्लड के अंदर चला गया ना, तो अब ब्लड क्या करेगी, हमें पता है कि हार्ट के पास जाएगा, हार्ट के पास जो है ना ब्लड उसे लेफ्ट जो है ना मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल के ज़रिए जो है ना उसे ट्रांसपोर्ट करेगी पूरी बॉडी में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल के जरिए पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो, पूरी बॉडी में वो जाएगी, फिर वेन्स बनेगी, पूरी आर्टरीज की जरिए आर्टरियोज के बाद कैपिलरीज बनती है। अब पूरी बॉडी की कैपिलरीज तो हम बोर्ड पे बना नहीं सकते, तो इसीलिए हमने सिर्फ एक कैपिलरी बनाई है। अब ये कैपिलरीज जो है ना अगर ये जो है ना मसल्स के पास होगी तो ये मसल्स की कैपिलरीज होगी है, अगर ये स्किन के नीचे कैपिलरी जा रही है तो ये हम स्किन की कैपिलरी समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये एक कैपिलरी हमने बना ली। अब एक ही कैपिलरी के पास देखेंगे कि होता क्या, असल में जब ये सारी कैपिलरीज में यही वाला सिस्टम्स होता है। कैपिलरीज का हमें पता है कि बहुत ही जो है ना स्मॉल डायमीटर होता है, 5 माइक्रोमीटर के करीब होती है। अब ये जो नेसेंट काइलोमाइक्रोन था ये चला गया कैपिलरीज के पास, ये कैपिलरीज के पास चला गया। अब जैसे ये कैपिलरीज के अंदर जाएगा तो कैपिलरीज जो है ना बिल्कुल छोटी, यहाँ तो मैंने बहुत बड़ी बनाई है, यानी कैपिलरीज यूं इतनी छोटी होती है, आंखों से नज़र भी नहीं आ रही होती, इतनी छोटी। इसका डिस्टेंस होता है 5 माइक्रोमीटर, बिल्कुल छोटी, आंखों से भी नहीं नज़र आ सकती। अब ये जो 5 माइक्रोमीटर वाली है ये कैपिलरीज के अंदर ये जो नेसेंट काइलोमाइक्रोन का मॉलिक्यूल गया है, तो जब ये जा रहा होता है तो ये फौरन एक HDL के मॉलिक्यूल से टकरा जाता है। HDL का मतलब है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स होती है ना, ये हमारा लिवर जो है ना कंटिन्यूसली बना रहा होता है, ब्लड के अंदर डाल रहा होता है।
उसके मकसद ये होता है कि जो ये हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है ना, इसे गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। गुड कोलेस्ट्रॉल का क्या मतलब है कि हमारी बॉडी के अंदर अगर कोई फैट है, अगर वो फैट जो है ना गलती से जो है ना ब्लड वेसल्स के साथ चिपक गया है, ठीक है ना, और क्लम्प बना रही है, ठीक है ना, जिसकी वजह से कोई भी डिस्टर्बेंस हो सकती है, तो ये HDL क्या करेगी, फ़ौरन जो है ना उस क्लॉट को वहाँ से हटाएगी, ठीक है। उसके अलावा जो HDL और भी काफ़ी इसके काम होते हैं, ठीक है। जो हमारी बॉडी में अगर किसी को कोरोनरी आर्टरी जो सिम्टम्स होते हैं, हार्ट अटैक से पहले जो टेस्ट होता है, जिनको चेस्ट प्रॉब्लम्स होती है, दिल में दर्द वगैरह हो रहा है, उनका ब्लड सैंपल लेके उनके ब्लड सैंपल के जो सीरम सैंपल होता है उसके अंदर HDL की तादाद को देखते हैं। अगर HDL की तादाद ज़्यादा हो, इसका मतलब ये है कि इसको हार्ट अटैक नहीं आ सकता, ठीक है। ये वैसे ही कोई और प्रॉब्लम है, ठीक है। और HDL की तादाद कम हो, इसका मतलब ये है कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स कम हो गया, जो गुड कोलेस्ट्रॉल है ये कम हो गया। अब मे भी जो है ना इसको हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, कोरोनरी आर्टरी जो है ना डैमेज हो चुकी हो, ठीक है, या मतलब कोरोनरी आर्टरी के अंदर क्लम्प बन गया। अब ये जो HDL का मॉलिक्यूल है ना, इसके पास दो प्रोटीन्स होती हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक इसके पास जो प्रोटीन होती है उसका नाम होता है ApoE, और एक इसके पास जो प्रोटीन होती है वो उसका नाम होता है ApoC2 मॉलिक्यूल। उसकी वजह ये है कि जो नेसेंट काइलोमाइक्रोन है, अगर इसके पास ये ApoE और ApoC2 ये जो दो प्रोटीन्स है अगर इसके पास ना आए तो ये पूरी बॉडी में इसी तरह घूमती रहेगी, इसको कोई डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगा, इसको कोई तोड़ के जो है ना इससे जो चीज़ें हासिल करनी है वो कोई भी जो है ना मसल्स ने हासिल कर सकता है, ना एडिपोज टिश्यूज हासिल कर सकते, कोई भी इससे चीज़ें नहीं हासिल कर सकता। तो इसको तोड़ने के लिए यानी इसके अंदर से ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, विटामिन्स निकालने के लिए ये दो प्रोटीन्स का होना बहुत सख्त जरूरी है। एक ApoE है और एक ApoC2 है। अब ये जो ApoE है और ApoC2 है ये इसको देती है HDL। मिसाल के तौर पे ये आ गया जी ApoE और ये आ गया ApoC2। अब ये आ गया इसके पास ये जो है ना नेसेंट काइलोमाइक्रोन। जैसे ही ये ApoC2 और ApoE इस नेसेंट काइलोमाइक्रोन के पास आते हैं जो HDL देता है, इस काइलोमाइक्रोन का नाम चेंज होता है। अब इसको कहते हैं मिच्योर काइलोमाइक्रोन। क्या कहते हैं? मिच्योर काइलोमाइक्रोन। भी मिच्योर हो गया, इसने चीज़ें ले ली हैं, ठीक है। इसको कहते हैं मिच्योर काइलोमाइक्रोन, हमने MC लिख दिया। जैसे ये मिच्योर काइलोमाइक्रोन, ये मिच्योर काइलोमाइक्रोन बनता है तो साथ ही जो ApoE होता है, एक ApoC2 है और एक ApoE है। जो ApoE है ना, इस ApoE का काम ये होता है कि इसको जो है ना एक खास रिसेप्टर के पास लेके जाए और वो रिसेप्टर इसको तोड़ दे, ठीक है। वो खास रिसेप्टर हमारे पास ये है LPL, ठीक है ना, लाइपोप्रोटीन लाइपेज। एक ये बनाया है और एक ये बनाया। मैं जो है ना इस में जो मिच्योर काइलोमाइक्रोन है इसको मैं जो है ना LPL के पास ले आता हूँ। ये मेरे पास LPL है, इसके ऊपर जो है ना ये मिच्योर काइलोमाइक्रोन है मेरे पास। एक इसके पास जो है ना ये ApoB48 है, एक हमारे पास इसके पास ये प्रोटीन है, एक इसके पास जो है ना ApoE है और एक इसके पास ApoC2 है। इसके पास 3 किस्म की प्रोटीन है। ये मैंने सिर्फ एक एक बनाई है, ये हज़ारों होती है इनके पास। ApoC2 हज़ारों होती है। इन्होंने पूरा जो है ना रोल अप किया होता है ताकि जो है ना इसको, क्योंकि ब्लड है, ब्लड के अंदर ये अब्जॉर्ब हो नहीं सकती। ब्लड के अंदर भी प्लाज्मा है, फ्लूइड है, 90% प्लाज्मा का वाटर होता है, तो ये ब्लड के अंदर अब्जॉर्ब हो नहीं सकती जब तक इनके पास इर्द गिर्द जो है ना प्रोटीन ने और बाइल साल्ट ने जो है ना इनको मतलब सराउंड ना किया हो। तो अब ये क्या करती हैं, ये जो E मॉलिक्यूल है, जो ApoE प्रोटीन है, वो ले आता है इसको लिपोप्रोटीन लाइपेज के पास। अब लिपोप्रोटीन लाइपेज क्या करेगा? लिपोप्रोटीन लाइपेज क्या करता है? लिपोप्रोटीन लाइपेज इसके अंदर जितने भी ग्लिसरॉल और ट्राइग्लिसराइड के मॉलिक्यूल होंगे उनको जो है ना तोड़ देगा, उनको जो है ना फ्री फैटी एसिड मोनोसिल ग्लिसरॉल में तोड़ देगा, कोलेस्ट्रॉल को भी तोड़ देगा। अब जिस जगह को चाहिए, मिसाल के तौर पे ये ब्लड कैपिलरीज मसल के अंदर जा रही थी, अब मसल के अंदर जा रही थी तो इसने क्या किया, फ्री फैटी एसिड्स में तोड़ दिया और मोनोसिल ग्लिसरॉल में तोड़ दिया, ठीक है, मैग में। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल भी दे दी, जो चीज़ें इनको चाहिए थी। फास्फोलिपिड चाहिए था, फास्फोलिपिड्स दे दिए। उसके अलावा विटामिन A, D, E and K चाहिए था, वो दे दी इनको, ठीक है। इसी तरह अगर ये जो है ना ब्लड कैपिलरीज, ये एडिपोज टिश्यूज़ हैं। एडिपोज टिश्यूज़ कहाँ होते हैं? जो हमारे स्किन होती है, हमें पता है स्किन 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है। बाहर वाली एपिडर्मस, नीचे वाली डर्मस, डर्मस के नीचे हाइपोडर्मस होती है। वो जो हाइपोडर्मस होती है ना, उसके जो है ना नीचे फैट्स की एक लेयर होती है जो थर्मल इंसुलेटर का काम करती है, स्पेसिफिकली मैमल्स में। उनको एडिपोज टिश्यूज़ कहते हैं। एडिपोज टिश्यूज़ जो है ना, इसके अंदर जो है ना फ्री फैटी एसिड ये स्टोर जो होता है। जिस तरह हमारे लिवर का काम होता है कि जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होती है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दे, मसल का काम। इसी तरह जो हमारी जो एक्स्ट्रा फैटी एसिड्स होती है, एडिपोज टिश्यूज़ का काम ये होता है कि उनको स्टोर कर ले, ताकि जब ज़रूरत पड़े, एनर्जी की कमी हो तो बीटा ऑक्सीडेशन करके डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी हासिल कर ले। अगर जो है ना कोई और काम करवाना है तो फ्री फैटी एसिड से काम करा ले। तो एडिपोज टिश्यूज़ के अंदर जो है ना लिपिड स्टोर ही होती हैं। तो अगर मिसाल के तौर पे ये ब्लड कैपिलरीज है, ये मसल्स के अंदर जा रही हैं, तो मसल के अंदर ये फ्री फैटी एसिड्स में तोड़ देंगे। फ्री फैटी एसिड्स क्या करेगा? बीटा ऑक्सीडेशन करके एनर्जी हासिल करेगा, मोनोसिल ग्लिसरॉल में तोड़ देंगे। मोनोसिल ग्लिसरॉल से भी आगे
फर्दर काम होते हैं, फास्फोलिपिड्स में तोड़ देगी। फास्फोलिपिड्स जो अगर सेल्स बनवाने हैं, सेल की बाय लेयर, लिपिड बाय लेयर होती है, ठीक है ना, वो फास्फोलिपिड से मिलकर बनी होती है, वो फास्फोलिपिड। उसके अलावा विटामिन ए डी ई एन के चाहिए। विटामिन ए डी ई एन के हमें पता है इसकी भी बड़ी इंपॉर्टेंस है। विटामिन ए हमारी वीएन के लिए बड़ा सख्त जरूरी है। विटामिन डी हमारी हड्डियों के लिए बड़ा सख्त जरूरी है। विटामिन के हमारी ब्लड की जो क्लॉटिंग है उसके लिए बड़ा सख्त जरूरी है। तो इन सारे विटामिन का भी अपना काम है। तो ये जहाँ जहाँ पे अपनी इनकी डेस्टिनेशन को ट्रांसपोर्ट कर देंगे। उसके बाद जो है ना, अगर ये जो एडिपोज टिश्यूज़ हैं उनके पास भी आते हैं। एडिपोज टिश्यूज़ के पास अगर ये ब्लड कैपिलरीज, मैंने आपको बताया एडिपोज टिश्यूज़ के इर्द गिर्द गुजरी है, तो वो क्या करेगी, वो फ्री फैटी एसिड्स भी इसे प्रोवाइड कर देगी। उसके अलावा मोनोसिल ग्लिसरॉल, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है ना, फास्फोलिपिड्स, विटामिन, जो जो चीज़ें इनको चाहिए वो इनको दे देगी। और ये क्या करेंगे, फ्री फैटी एसिड और मोनोसिल ग्लिसरॉल को दोबारा ट्राइसिल ग्लिसरॉल में स्टोर कर देते हैं, ठीक है ना। ये यूँ क्योंकि इनका काम स्टोरेज का है, ज़्यादातर ये स्टोरेज ही करते हैं। कोलेस्ट्रॉल को भी थोड़ा थोड़ा स्टोर कर देंगे। उसकी वजह यह है कि फिर जो है ना, जो सर्दियाँ होती हैं ये कोलेस्ट्रॉल को विटामिन डी में कन्वर्ट करवाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो विटामिन हैं उनको भी अपनी डेस्टिनेशन में पहुँचाते हैं। उसके अलावा अगर यही वाली जो ब्लड है, ये जो है ना, अगर ये एड्रीनल मतलब किडनीज़ के पर किडनीज़ होती है, किडनीज़ के जो ऊपर होता है, ये मिसाल के तौर पे किडनी है, ठीक है, किडनी के ऊपर ये एड्रीनल ग्लैंड लगा होता है। किडनी के ऊपर एक ग्लैंड लगा होता है जिसको कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड। ये एड्रीनल ग्लैंड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नॉर्मली इस एड्रीनल ग्लैंड की ना 3 लेयर होती हैं। बाहर वाली को कहते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा, फिर जोना फेसिकुलेटा होती है, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा, और एंड वाली जो होती है जोना रेटिकुलरस होती है, ठीक है। 3 लेयर होती है, यानी एक लेयर यूँ होगी है और उसके बाद तीसरी लेयर यूँ होती है, ठीक है। जो बाहर वाली होगी है ये जोना ग्लोमेरुलोसा हो गया, ये जोना फेसिकुलेटा हो गया, और अंदर वाली को हम कहते हैं जोना रेटिकुलरस। ये 3 लेयर हैं, ये हमने बना दी है, ठीक है। ये 3 लेयर से नॉर्मली ये मिलके बनी होती है। तो हर लेयर के अंदर जो है ना डिफरेंट हार्मोन्स बनते हैं। तो ये जो जोना ग्लोमेरुलोसा है इसके अंदर जो है ना ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स बनते हैं, ठीक है। इसका एक इंपॉर्टेंट हार्मोन है जिसको एल्डोस्टेरोन कहते हैं। एल्डोस्टेरोन जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर है उसको मेंटेन करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो हमारे जो ब्लड के अंदर जो जो मिनरल्स हैं, सोडियम और क्लोराइड आयंस, वो किडनीज़ के ज़रिए अब्जॉर्ब करने में ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किडनीज़ की जो प्रिंसिपल सेल्स होते हैं, ठीक है ना, कलेक्टिंग डक्ट्स के पास या जो है ना डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के पास, वहाँ से जो है ना सोडियम और क्लोराइड आयंस, और उसके बाद एक्वापोरिन्स बनवाते हैं। एक्वापोरिन्स के ज़रिए वाटर भी अब्जॉर्ब होता है और ब्लड का जो वॉल्यूम है वो मेंटेन होता है और ब्लड प्रेशर हाई करता है। मतलब रेनिन और एंजियोटेंसिस सिस्टम में भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा हमारे पास जोना फेसिकुलेटा होता है। जोना फेसिकुलेटा क्या काम करता है, ये कॉर्टिसोल नाम का एक एंजाइम हार्मोन रिलीज़ करता है। वो कॉर्टिसोल क्या करता है, हमारी जो बॉडी के अंदर जो मिनरल्स की कमी हो जाती है, मिसाल के तौर पे एनर्जी की कमी हो गया, ये मतलब ग्लूकोज को तोड़ने में मदद करता है, प्रोटीन्स को तोड़ के उससे एनर्जी हासिल करवाता है, लिपिड्स को तोड़ के उससे एनर्जी हासिल करवाता है, और बॉडी की जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसे पूरा करता है। और जोना रेटिकुलरस होती है। फिर जोना रेटिकुलरस का काम होता है ये सेक्स हार्मोन्स बनवाता है। जो बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन बनते हैं उसका जो मेन जो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है वो ये जोना रेटिकुलरस बनवाता है। फीमेल्स के अंदर एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन बनते हैं, ठीक है ना। और ये सारे हार्मोन्स जो होते हैं ना वो ये जोना रेटिकुलरस बनवाने में मदद करती है। अब ये जो सारे हार्मोन होते हैं कोलेस्ट्रॉल हार्मोन होते हैं। अब वो कोलेस्ट्रॉल हार्मोन है, ये सारी चीज़ें जो है ना कोलेस्ट्रॉल से बनती हैं। अब वो कोलेस्ट्रॉल इनको भी चाहिए एड्रिनल कॉर्टेक्स से, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल इनको चाहिए। अब वो कोलेस्ट्रॉल जो है ना यहाँ से जब ये ब्लड वेसल किडनी के पास से गुजरेगी तो किडनी के पास से जो है ना कैपिलरीज गुजरेगी तो एड्रिनल कॉर्टेक्स के पास भी एड्रिनल ग्लैंड के पास भी, तो एड्रिनल ग्लैंड्स के पास जब गुजरेगी तो इसके एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर एक रिसेप्टर लगा होता है। अब ये मैच्योर कैलोमाइक्रोन जो है ना इसके पास भी आया, अब इसके पास भी आया तो इसके पास ApoC2, ApoB48। अब ये जो रिसेप्टर होता है ना, एपो जो ई मॉलिक्यूल होता है, जो ApoC2 मॉलिक्यूल होता है, उसका काम ये होता है कि इसको जो है ना ये रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करवा दे, लाइगेंड का काम करता है। उसके बाद ये अंदर जाएगा और जोना फेसिकुलेटा, जोना रेटिकुलरस और जोना ग्लोमेरुलोसा के पास जाएगा और उसके बाद जो अपना काम परफॉर्म करना है वो परफॉर्म करेगा। ये सारा हमारे पास था एक्सोजेनस पाथवे, यानी जब हम बाहर से लेते हैं, बाहर से जब लेते हैं तो एक्सोजेनस पाथवे उसको कहते हैं। उसमें जो है ना हम मेन जो चीज़ें बनी हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक्सोजेनस पाथ में सबसे पहले हमारे पास जो मीजली बनी है, उसके बाद हमारे पास काइलोमाइक्रोन बना है। पहले नेसेंट काइलोमाइक्रोन था, उसके बाद मैच्योर काइलोमाइक्रोन बना है, ठीक है। अब ये जो हमारे पास मैच्योर काइलोमाइक्रोन था, यहाँ तक पहले नेसेंट था, नेसेंट के बाद मैच्योर बना, मैच्योर के बाद जब इसने इसको मोनोसिल ग्लिसरॉल दे दिया, फैटी एसिड कोलेस्ट्रॉल, तो इसको फिर काइलोमाइक्रोन रेमनेंट्स कहते हैं। अब जो बच जाता है इसके बाद थोड़ी थोड़ी सी प्रोटीन्स बच जाती हैं ज़्यादातर, ठीक है। अब उसके अलावा जो है ना प्रोटीन्स के अलावा इसके पास थोड़ा सा टैग के मॉलिक्यूल, थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल, तो इससे जो है ना काइलोमाइक्रोन्स रेमनेंट कहते हैं।
तो सबसे पहले काइलोमाइक्रोन बना, पहले नेसेंट बना, फिर मेच्योर बना, फिर काइलोमाइक्रोन रेमनेंट बना। अब काइलोमाइक्रोन रेमनेंट के बाद ये LDL बन जाता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अब यही जो काइलोमाइक्रोन रेमनेंट है, अब ये क्या करेगा, ब्लड के ज़रिए जब लिवर के पास आता है तो लिवर के पास भी जो है ना इसका स्पेसिफिक एंजाइम होता है, रिसेप्टर होता है जिसको LDL रिसेप्टर कहते हैं, लो डेंसिटी रिसेप्टर, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन रिसेप्टर। अब ये क्या करेगा, काइलोमाइक्रोन लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन रिसेप्टर के पास बाइंड होता है। ये मैंने पूरे लिवर के पास बनाया, हालांकि जो है ना लिवर के अंदर आपको पता है लिवर लोब्यूल्स की फॉर्म में होता है, ठीक है, हेपेटिक लोब्यूल्स की फॉर्म में। अब उस लोब्यूल्स के अंदर जो है ना प्लेट्स की तरह सेल पड़े होते हैं। लिवर इज द ओनली ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी इन विच एवरी सेल इज डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विद द ब्लड कैपिलरीज। लिवर ओनली जो ऑर्गन है जिसका हर सेल ब्लड की कैपिलरीज के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होता है। तो वो कैसे ही हो सकता है, वो जो है ना ब्लड सेल्स प्लेट की फॉर्म में होता है। अब हम हर सेल को बना के उसके ऊपर रिसेप्टर नहीं लगा सकते क्योंकि जो है ना फिर स्पेस कम है, तो इसीलिए हमने लिवर बनाया, लिवर के ऊपर एक ही रिसेप्टर बना दिया पूरा। हालांकि रिसेप्टर लिवर के ऊपर नहीं होता, लिवर की जो सेल्स होते हैं उनके ऊपर होता है, ठीक है। अब ये रिसेप्टर आके जो काइलोमाइक्रोन रेमनेंट्स है उसके पास बाइंड करेगा, वो काइलोमाइक्रोन रेमनेंट्स को तोड़ देगा, मतलब काइलोमाइक्रोन रेमनेंट्स लेट्स सपोज ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आ गए काइलोमाइक्रोन रेमनेंट्स। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ट्राइसिल ग्लिसरॉल है, इसके अंदर जो है ना कोलेस्ट्रॉल है, और इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, फास्फोलिपिड्स है, जो चीज़ें हैं वो इधर आ गई। अब जैसे ही लिवर के पास आई हैं तो लिवर क्या करेगा, अब यहाँ से जो है ना मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक्सोजेनस पाथवे कंप्लीट हो गया, एक्सोजेनस पाथवे कंप्लीट हुआ, अब हमारे पास एंडोजेनस पाथवे स्टार्ट हो जाता है। एंडोजेनस पाथवे में हमारे पास क्या होता है, एंडोजेनस पाथवे में आपको बता देता हूँ क्या होगा। एंडोजेनस पाथवे में जिस तरह हमारे पास यहाँ पे पहले मीजली बनी है ना, यहाँ पे हमारे पास पहले बनेगा VLDL। VLDL का मतलब होता है वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। पहली जो चीज़ हमारे पास बनेगी वो VLDL बनेगा। VLDL के बाद हमारे पास जिस तरह यहाँ पे जो है ना काइलोमाइक्रोन बना है, इसमें VLDL के बाद जो है ना IDL बन जाएगा, इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और उसके बाद LDL बनेगा। दोनों की फाइनल डेस्टिनेशन LDL ही है, ठीक है। एंडोजेनस पाथवे आपको समझ आ गया। एंडोजेनस पाथवे में क्या होगा, हमारी बॉडी खुद ही जो है ना जो लिपिड्स है, कोलेस्ट्रॉल है और ये सारी चीज़ें बनाती है। वो कैसे बनाती है, लिवर सेल्स होते हैं, इसका जो है ना बहुत लंबा प्रोसेस है। जो ट्राइसिल ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल है ये जो है ना खुद ही नहीं बन जाते, ये बड़े लंबे प्रोसेस के जरिए बनते हैं, 20 स्टेप होते हैं। कोलेस्ट्रॉल भी हमारी बॉडी में तकरीबन 30 से ऊपर स्टेप्स में बनता है, ठीक है। अब हम कहेंगे कि लेट्स सपोज यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल ने तोड़ा इनको, ठीक है, पायरुवेट की फॉर्म है, फिर पायरुवेट से एसिटाइल कोए की फॉर्म है, उससे आगे जो टैग और कोलेस्ट्रॉल बनता है, ठीक है, मैंने ट्राइसिल ग्लिसरॉल कोलेस्ट्रॉल। अब ये कोलेस्ट्रॉल बन गया, तो इसी तरह यहाँ पे जो है ना जिस तरह यहाँ पे ट्राइसिल ग्लिसरॉल बन गया, कोलेस्ट्रॉल बन गया, अब इन चीज़ों को ब्लड में डालना है। मैंने आपको बताया ब्लड में तो डायरेक्टली अब्जॉर्ब हो नहीं सकती है, क्यों, क्योंकि जो है ना ये लिपिड्स का जो फ्लूइड है ब्लड के अंदर अब्जॉर्ब तो हो नहीं सकती, डिजॉल्व नहीं हो सकती। अब जब ब्लड के अंदर डिजॉल्व नहीं हो सकती, जिस तरह यहाँ पे हमारे पास ApoB48 का जो है ना एंजाइम था यहाँ पे, ताकि जो है ना ApoB48 बना था ताकि ये जो है ना लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर अब्जॉर्ब हो जाए। अब यहाँ पे ApoB48 तो बना नहीं सकते क्योंकि ApoB48 सिर्फ एंटेरोसाइट्स बनाते हैं और लिवर सेल्स भी बनाते हैं थोड़े थोड़े, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंजाइम्स बनता है ना स्पेसिफिकली, उस एंजाइम्स को हम कहते हैं APO-100। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस ने जो है ना यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थी, ठीक है, उसको मैसेज दिया और इन्होंने एक एंजाइम बनाया जिसका नाम है ApoB-100। जिस तरह वहाँ पे ApoB48 बना है, यहाँ पे ApoB-100 बना है। अब इसी तरह ये ApoB48, APO-100 ये सारी चीज़ें जो है ना उसी तरह यहाँ पे ट्राइसिल ग्लिसरॉल, कोलेस्ट्रॉल, फास्फोलिपिड्स, जो चीज़ें पैक करनी है वो पैक हो जाएंगी, और इनके ऊपर जिस तरह जो है ना यहाँ पे ApoB48 लगा था, अब इसके ऊपर जो है ना ApoB-100 लग जाएगा। अब इस जो ApoB-100 जिसके साथ लगा हुआ है, अब इसको कहते हैं VLDL, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो लिपोप्रोटीन्स है उसकी डेंसिटी बहुत कम होती है, यानी लिपिड्स बहुत कम ही होती है, ठीक है, ज़्यादातर इसमें प्रोटीन्स होती हैं। जो ये वाली मीजली है, मीजली में तकरीबन 80 to 90% जो है ना हमारे पास लिपोप्रोटीन्स होते हैं, लिपिड्स होती है। 5 to 6% हमारे पास फास्फोलिपिड्स होती है, वाइटामिन्स होते हैं। सिर्फ 1 to 2% हमारे पास प्रोटीन होती है, लेकिन यहाँ पे प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए इसको वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स कहते हैं। बाकी पाथवे सारा का सारा उसी तरह, ठीक है। बाकी ये VLDL क्या करेगा, ये ब्लड के अंदर जाएगा, ब्लड के अंदर जाएगा तो HDL के साथ टकराएगा। HDL क्या करेगा, इसे ApoE और ApoC2 का मॉलिक्यूल देंगे, ApoC2 प्रोटीन इसको देंगे, तो बिल्कुल अब जो है ना जैसे ही इसको ApoC2 का मॉलिक्यूल दिया है, ठीक है, अब ये ApoC2 का ApoE का मॉलिक्यूल क्या करेगा, इसे LPL के पास लेके जाएगा, लिपोप्रोटीन लाइपेज के पास। लिपोप्रोटीन लाइपेज इसको तोड़ देगा, तोड़ने के बाद जो है ना अगर ये मसल्स के पास जा रहा है तो मसल में तोड़ेगा तो फ्री फैटी एसिड मोनोसिल ग्लिसरॉल बनेंगे। इसी तरह एडिपोज टिश्यू में तोड़ेगा तो एडिपोज टिश्यूज़ के पास जो चीज़ें बनी है वो बनेगा। एड्रिनल ग्लैंड्स के पास तोड़ेगा, जहाँ जहाँ पे इसकी ज़रूरत है वहाँ पे इसको तोड़ देगा। पाथवे बिल्कुल उसी तरह सेम ही है, ठीक है। और एंड में जो है ना हमारे पास LDL बन जाएगा और LDL के थ्रू जो है ना ये वापस आ जाएगा।
तो उम्मीद है आपको इंशाल्लाह समझ आ गई होगी ये एंडोजिनस पाथवे की और एक्सोजिनस पाथवे की। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और उसके बाद जो है ना कमेंट्स में बताएं कि और किस तरीके से जो है ना हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं।